नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे क्या, आपका भी चैनल है, ठीक है। स्वागत है आपका ही अपने चैनल पर, ठीक है। हम लोग कल क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे 1909 का मॉर्ले-मिंटो सुधार, यानी 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला अधिनियम, जिसका नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। हेडिंग डालते हैं भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919, ये ऊपर तक शो कर रहा है, मैं देख लूँ एक बार। हाँ ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919, इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से कम जानते हैं, ठीक है। इसको जानते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से, 1919, ठीक है। मोंटेग्यू कौन थे, तो मोंटेग्यू कौन है भाई, इससे भारत सचिव हैं ये, और ये वायसराय हैं, ठीक है। अच्छा, इस समय राजा कौन है, तो राजा है जॉर्ज पंचम, ठीक है। यानी राजा लिख लेते हैं, तो कौन है, जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम ये वही है व्यक्ति जिनके लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 में हार्डिंग के द्वारा, जहां पर बंगाल विभाजन के रद्द की घोषणा हुई थी और राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई थी कलकत्ता से दिल्ली के लिए। तो ये जॉर्ज पंचम वही हैं। तो दिल्ली दरबार इनके लिए लगाया गया था 1911 में। अच्छा, टोटल दिल्ली दरबार कितने हुए हैं, कुल दिल्ली दरबार हुए हैं 3, ठीक है। तो 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। तो भाई जरा इनको देख लेते हैं। देखो, जॉर्ज पंचम का तो कब हुआ है, 1911 में। पहला हुआ है 1837 में, 1837 दिल्ली दरबार, ठीक है। फिर 1903 में ये किसके द्वारा लगाया गया था, तो लॉर्ड लिटन, तब गवर्नर जनरल थे, सॉरी वाइसराय थे, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था दिल्ली दरबार। और 1903 में दिल्ली दरबार ये किसके द्वारा लगाया गया था, तब उस समय वाइसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अब तीसरा क्या है, 1911, ये हार्डिंग के द्वारा। तो 3 जो है दिल्ली दरबार हुए थे, ठीक है। ये आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला कब हुआ था, दिल्ली 1837 में हुआ था, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये जो अधिनियम आया है इसकी पृष्ठभूमि अगर आपसे पूछे तो क्या है। तो देखो, पृष्ठभूमि तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि होम रूल की स्थापना, मतलब होम रूल की मांग हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, गांधी जी भी वापस आ चुके थे, ठीक है। और कांग्रेस भी कई सारी मांगे कर रही थी और कई सारी शर्तें रख रही थी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो यही इसकी पृष्ठभूमि है। और इसमें दोस्तों अगर प्रावधान की बात करते हैं, प्रावधान इसमें क्या हुआ था, देखो प्रावधान की दोस्तों अगर बात करते हैं, ठीक है। प्रावधान तो क्या हुआ था कि जो केंद्र में जो विधायिका थी उसमें द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किया गया, द्विसदनात्मक। तो द्विसदनात्मक मतलब क्या हुआ कि 2 भागों में विधायिका को बांट दिया गया, 2 भागों में विधायिका को बांटा गया, ठीक है। तो वो विधायिका कौन कौन सी हैं, जैसे कि यहां पर लिखते हैं केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। मतलब क्या है कि 2 सदन बनाए गए भाई। सदनात्मक मतलब क्या हुआ कि 2 सदन में विभाजित किया गया। तो पहला तो ये हो जाएगा, पहला देखो अगर ये ऐसे लिखें हम लोग द्विसदनात्मक, तो देखो ये अगर ऐसे खींचे यहाँ पर, तो पहली क्या आ जाएगी, पहला आ जाएगा आपका राज्य परिषद। तो ये हो जाएगा राज्य परिषद, ठीक है, जिसको बोलेंगे उच्च सदन, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, विधानसभा,
निम्न सदन। अब इसी का ये रूप है जो आगे चल के क्या हो जाएगा, ये राज्यसभा बन जाएगी, ये लोकसभा बन जाएगी। सही है ना, ये क्या बन जाएगी, लोकसभा, और ये राज्यसभा। तो देखो इसमें अगर सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्यों की संख्या देखिए, ये सब बहुत डिटेल में चल रहा है, ये वनडे एग्जाम से बहुत हाई लेवल का चल रहा है, ठीक है, कि भाई इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, कितनी क्या रहेगी। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपने कहीं वनडे एग्जाम की तैयारी की होगी, रेलवे की, लेखपाल की, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें डिटेल में नहीं बताई गई होंगी, तो इसलिए डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि जो सदस्य की संख्या है दोस्तों, सदस्य की संख्या है 60। सदस्यों की संख्या कितनी है, 60 है, जिसमें क्या होगा, 34 तो निर्वाचित होके आएंगे, 34 निर्वाचित होके आएंगे, और अब कितने बचे, 26 क्या करेंगे, जाएंगे मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है, नॉमिनेट किए जाएंगे। तो इसमें देखो 60 में से अगर देखें तो कितने सदस्य, 36, 60 हैं, कितना हो जाएगा यार, 36 34 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, और 26 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे, मनोनीत। तो ये बहुत ही डिटेल में है दोस्तों, समझ रहे हैं कि नहीं। विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा कि 145 सदस्य होंगे। 145 सदस्यों में क्या होगा कि जो 104 सदस्य हैं उनको क्या करेंगे दोस्तों, उनको निर्वाचित किया जाएगा, चुनाव होगा, उन पर निर्वाचित होंगे, और 41 बचे ना, ये मनोनीत होंगे। मनोनीत कौन करेगा, वायसराय करेगा, ठीक है। देखो यहां पर जो निर्वाचित शब्द आया है, तो इसके लिए जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष चुनाव होगा, और सीमित चुनाव होगा। मतलब वोट देने का जो अधिकार होगा वो सभी को नहीं होगा, ठीक है, हर आदमी वोट नहीं देने जाएगा। जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि अब क्या है, इस समय वर्तमान समय में क्या है कि 18 साल के आप हो जाएंगे तो आप भारत के नागरिक हैं, तो हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ सीमित क्षेत्र पर रखे गए हैं, जैसे कि सीमित मतलब वो वोट दे सकते हैं जो कर देते हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं, ठीक है, या संपत्ति है उनके पास, संपत्ति जिनके पास, ठीक है, तो ये लोग दोस्तों वोट देंगे, सीमित। अच्छा, मतलब क्या है कि उनके समय में अवधारणा ये थी कि आलतू फालतू लोग वोट देने नहीं आएंगे, जिनके पास कुछ है नहीं, जिनका कोई योगदान नहीं है राज्य की राजस्व में, हिस्सेदारी में कोई जो है योगदान नहीं है, तो आलतू फालतू लोग वोट देने नहीं आएंगे, ठीक है। और देखो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। देखो दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो भाई तो अच्छी कमेंट किया कीजिए, और ये सब फॉर्मेलिटी जो है बोलना पड़ता है, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। तो भाई महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, किस अधिनियम के तहत मिला था, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत मिला था, या भारत शासन अधिनियम 1919। ये बहुत ही मतलब छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिख जाते हैं पेपर में, तो आप सोचते हैं यार ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। अब जैसे यही क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाँ, कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम बना था, तो उसमें जो द्विसदनात्मक में जो एक राज्य परिषद बनाई गई थी, उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी तो ये कितना गहराई वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये आपको याद रखना है, कितने हैं, 60 थे। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो द्विसदनात्मक मतलब क्या हुआ कि विधायिका, जो विधायिका है उसमें बंटवारा,
विधायिका में बंटवारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे द्वैध शासन, द्वैध शासन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं हम लोग भाई। जो लोग लेखपाल वगैरह या इसकी तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम की छोटे, तो उनको ये सब नहीं बताया जाता है, ये डिटेल में इतना नहीं बताते हैं लोग, ठीक है। अब मिट गया क्या पूरा? चलो अच्छा, सचिव लिख लो यहाँ पर भाई, भारत सचिव थे ये, भारत सचिव वायसराय। द्वैध शासन, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? द्वैध शासन, द्वैध संज्ञानात्मक हो गया। अब यहां पर देखो दूसरा पॉइंट देखो, प्रांतों में, प्रांतों द्वैध शासन या उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन, ठीक है। अरे थोड़ा नीचे लिखते हैं, प्रांतों में, यार मार्कर बदला जाए, थोड़ा नीला मार्कर लिया जाए, है ना, ये वाला देखो, प्रांतों में या राज्यों में द्वैध शासन, ठीक है, या उत्तरदायी शासन बोल सकते हैं। ये द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन क्या होता है? देखो साफ साफ बात है, द्वैध शासन मतलब होता है कि दो तरीके से शासन, मतलब शक्तियों का आप बंटवारा कर दीजिए। तो द्वैध शासन जैसे कि 1784 का जो हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, तो वहां पर देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो द्वैध शासन वही है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। देखो द्विसदनात्मक में क्या होता है कि जो सदन होते सदन, उनमें बंटवारा होता है, और शासन, द्वैध शासन में क्या, द्वैध शासन में क्या होता है कि जो शक्तियां होती हैं, शासन करने के तरीके जो होते हैं वो बांट दिए जाते हैं। तो द्वैध शासन, ठीक है। अब अच्छा, द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है ये सुनो। द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस। अच्छा क्यों कहा जाता है? देखो द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? डायरकी। तो इन्होंने पुस्तक लिखी है डायरकी। द्वैध शासन को इंग्लिश में कहते हैं डायरकी। और डायरकी ऐसा नहीं है कि द्वैध शासन इनके पुस्तक लिखने से पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन उसको जो है एक तरीके से औपचारिक नहीं कह सकते थे, ठीक है। तो भाई इसीलिए इनको जनक माना जाने लगा जब इन्होंने डायरकी पुस्तक लिखी। तो द्वैध शासन के जनक कहे जाते हैं लियोनस कार्टियस, जिसकी पुस्तक है डायरकी, ठीक है। ये आप लोग एक नोट के रूप में लिख लीजिएगा। तो द्वैध शासन क्या हुआ कि देखो, एक तो इनके नाम क्या दिए गए द्वैध शासन के? देखो एक नाम दिया गया आरक्षित, और दूसरा नाम दिया गया हस्तांतरित, हस्तांतरित। आरक्षित किसके पास था? वायसराय के पास था, वायसराय के पास था। हस्तांतरित किसके पास था? मंत्रियों के पास। अब मंत्री कहां से आए? तो भैया 1909 में चुनाव शुरू हो चुके थे, ठीक है। मंत्रियों के पास, वायसराय के पास लिख लो ऐसे, और ये मंत्रियों के पास। अब क्या है कि भाई शक्तियां दी गई हैं, तो शक्तियों का बंटवारा हुआ है ना। तो देखो वायसराय के पास क्या होता है, जैसे कि राजस्व, न्याय, राजस्व और न्याय, वित्त और पुलिस। और इनके पास क्या था? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। शिक्षा,
कृषि और स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये भैया अब लागू हो गया द्वैध शासन, शक्तियों को बांट दिया गया। द्वैध शासन अपने भारत में भी चलता है, क्योंकि देखो शक्तियों का बंटवारा हो रखा है ना, कि कुछ राज्य कानून बनाती है, कुछ केंद्र बनाती है। केंद्र सभी राज्यों के कानून एक साथ नहीं बना सकती, राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं, तो उसी हिसाब से इनको भी दिया गया है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज देखो, रफ ही करते हैं, रफ करते हैं पूरा। अच्छा 1926 में एक ली आयोग आया। क्या आया? 1926 में एक दोस्तों ली आयोग आया। 1926 में एक आया ली आयोग, जिसके तहत क्या यूपीएससी की स्थापना हुई। ठीक है, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की स्थापना हुई, आप याद रखिएगा। 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी ली आयोग के द्वारा। ठीक है, फिर यहां पे देखो जो वायसराय की जो परिषद थी, वायसराय की परिषद थी जिसमें सदस्यों की संख्या 6 थी, उसमें क्या रखा जाएगा? अब 3 भारतीय रखे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो इसी एक्ट के तहत है ये वायसराय की परिषद सदस्यों में छह सदस्यों में से 3 भारतीय होंगे भैया, 3 भारतीय होंगे। अच्छा एक वीडियो में कमेंट आई थी कि 5 है कि 6 है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पूरा क्वेश्चन पूछे, कि क्योंकि उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो अध्यादेश था 6 महीने के लिए और 6 सदस्यों की गठन भी उसमें वीडियो में था, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या पूछ रहे थे वो। तो अध्यादेश तो 5 साल 6 महीने के लिए होता है, तो यहाँ पर शायद उनको डाउट हो सकता है कि 6 सदस्य नहीं 5 सदस्य थे। तो देखो मैं आपको शुरुआत से बिल्कुल शुरू से बता दूं, देखो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब 1773 का, तब क्या हुआ था कि ये जो परिषद की संख्या थी वो थी 4। तो परिषद सदस्य की संख्या यहां ऐसे देखो, खाली इतना, सदस्य 4 थे। ठीक है, 4 थे। फिर 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, वहां पर परिषद की जो संख्या थी वो 3 कर दी गई थी, सदस्य 3 हो गए थे। मैं पूरा रिपीट कर दिया रहा हूं। ठीक है, पूरा रिपीट कर रहा हूं तो आपको शायद कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये क्या हुआ, 4 थी फिर 3 कर दी गई। फिर देखो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें भी क्या दोस्तों हुआ था कि 3 से 4 कर दी गई थी, सदस्य जो हैं 3 से 4 किए गए। लेकिन चौथा सदस्य जो था वो अस्थायी था, जो विधि सदस्य था, और वो कौन था? लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, कौन था भाई? लॉर्ड मैकाले था। तो फिर देखो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या हुआ था कि सदस्यों की संख्या जो है, जो वायसराय, अब वायसराय हो गया था, तो वायसराय की जो परिषद थी उसके जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी हो गई थी? वो कर दी गई थी 5 की गई, 5 की गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि 1874 में एक और सदस्य जोड़ा गया था, एक और सदस्य जुड़ा जो पब्लिक वर्क के लिए था, तो कुल संख्या हो गई थी 6, कुल संख्या हो गई थी दोस्तों 6। ठीक है, कुल संख्या हो गई थी 6। अब देखो 1909 का जो मिंटो मार्ले हम लोगों ने एक पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था कि पहला वायसराय की जो परिषद थी उसमें पहला भारतीय सदस्य को रखा गया था, शामिल किया गया था। तो उस भारतीय सदस्य का नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो ये आपको डाउट जो है, आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो सदस्य की संख्या हो गई थी 6, क्योंकि 1861 में तो देखो ये एक्ट पढ़ा था ना,
तो इस एक्ट के तहत ही 18 देखो एक्ट होते हैं तो एक्ट बनता है, उसके बाद देखो कई साल तक उसी एक्ट के तहत सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसी एक्ट के तहत एक सदस्य और जुड़ा था 1874 में, ठीक है, वो एक पब्लिक वर्क के लिए था। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यार वीडियो चल रहा है, मैं देख लूँ एक बार। चलो, तो कैग की नियुक्ति हुई थी। कैग की नियुक्ति इसी में, कैग की नियुक्ति इससे वर्तमान समय में क्या है, देखो ये तो अधिनियम क्या है 1919, और वर्तमान में क्या है अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट यह है कि जो राज्य व केंद्र का अलग बजट अलग कर दिया गया था, ठीक है, अलग कर दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें संपूर्ण भारत का बजट पेश किया गया था, संपूर्ण भारत का बजट पेश किया गया था, ठीक है। 1861 में क्या हुआ था कि 1861 में क्या हुआ था कि जो आपका जो बजट के अंदर जो भारतीय जो प्रवेश कर चुके थे तो उसमें आप प्रश्न पूछ सकते थे, ठीक है। अब 1909 में क्या हुआ था कि आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, मतदान कर सकते हैं और प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें दी गई थी। तो राज्य व केंद्र का अलग बजट कब फिर से अलग कर दिया गया था, कब 1919 का अधिनियम। चौथा देखो पॉइंट, देखो चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, हाँ, भारत सचिव का जो वेतन है, भारत सचिव का जो वेतन है अब भारत से नहीं, भारत के राजस्व से नहीं, मतलब, ठीक है, ठीक है। ये लाइन तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये जो लाइन लिखी जा रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भारत का सचिव देखो, भारत का सचिव अब भारत उच्चायुक्त, मतलब अब भारत सचिव नहीं कहा जाएगा, अब हो जाएगा वो भारत उच्चायुक्त हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे चलते हैं। देखो ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इतना पढ़ने के बाद हल्का सा साइमन कमीशन देख लेते हैं, हल्का सा दोस्तों साइमन कमीशन देख लेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि 3 वीडियो अपलोड करने होते हैं तो इतना डाटा नहीं रहता है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो रफ करते हैं इसको, साइमन कमीशन हल्का सा देख लेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन डालते हैं, साइमन कमीशन को हल्का समझ लेंगे बस खाली। साइमन कमीशन 1927 सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था ये। अच्छा एक पॉइंट और देखो, इसमें जो अधिनियम था 1919, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार बनाया गया था। एक चीज रह गई थी, देखो याद आ गया, 5वां पॉइंट याद आ गया, जो क्या था, हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आधार बनाया गया भाई, निर्वाचन प्रणाली का आधार क्या हुआ था इसमें, देखो इसमें क्या हुआ कि पहले तो खाली मुस्लिमों के लिए निर्वाचन प्रणाली अलग बनाई गई, अब क्या हुआ था कि ईसाई, सिख, बौद्ध, ईसाई जो भी थे सबके लिए अलग अलग कर दिया गया था, सबको बांट दिया गया था, ठीक है, सबको बांट दिया गया था। एंग्लो इंडियन भी थे, और अब नियम यह था कि वही लोग वोट कर सकते हैं जो लोग अलग से लड़ रहे हैं चुनाव, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को काफी जो बढ़ा दिया गया था, ठीक है, और जिसके जनदाता जो हैं वो मिंटो माने जाते हैं, मिंटो। चलो अच्छा, अब साइमन कमीशन देख लेते हैं। देखो साइमन कमीशन दोस्तों क्या हुआ कि साइमन कमीशन जो है वो आया था वो भेजा कब गया था 1927 में, जबकि 1928 में जो है
लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। तो इसमें सारे सदस्य जो थे वो क्या थे, अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य इसका नहीं था कोई सदस्य, ठीक है। भारतीय जो है व्यक्ति इसमें कोई भी सदस्य नहीं थे। तो काफ़ी विरोध हुआ था, हर जगह इसका विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। और ये आया क्यों था, क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। तो ये आया क्यों था, तो ये 1919 का जो शासन अधिनियम था उसकी रिपोर्ट लेने के लिए आया था ये, कि भाई कैसा चला रहे हो, कैसा क्या है, कैसी इसकी प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए आया था। तो भाई इसका काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया कि किसी भी तरीके से अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश कर दी। अब 1930 में जो रिपोर्ट पेश करी तो इसी के लिए, इसी पे बात करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, राउंड टेबल, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था लंदन में 1930, 31, 32। इसमें तीनों सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और इसका परिणाम ये निकला कि भैया दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान रखा गया, उनको भी आरक्षण दिया गया। तो ये जब बात जाना गांधी जी ने तो काफ़ी इसका विरोध हुआ और बहुत दुखी हो गए कि यार मतलब पूरा देश के टुकड़े टुकड़े करने पे लगे हुए हैं, पहले मुस्लिमों को बांट दिया, अब हिंदू को ही बांटने पे लगे हुए हैं। तो फिलहाल जो भी विचारधारा रही हो इनकी, तो काफ़ी विरोध हुआ। फिर इनके बीच गांधी जी के और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें से जो है शर्तें मान ली गई, इन्होंने आपस में बातचीत करी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। जो ये कम्युनल अवार्ड मतलब क्या हुआ कि दलितों को आरक्षण। तो इसका परिणाम ये निकला था कि 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। और वो घोषणा किसने की थी, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड। तो ये उस समय पीएम थे ब्रिटेन में। तो उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, ठीक है, कि दलितों को भी आरक्षण दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, गांधी जी ने काफ़ी विरोध किया था और आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो काफ़ी जो है समझाने के बाद अम्बेडकर जी के और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन के बाद एक प्रस्ताव निकल के सामने आया जो श्वेत पत्र पर आधारित था, जिससे भारत शासन अधिनियम 1935 निकल के आता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक कि अगर बात आपको समझ में अच्छे से आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं समझ में आई तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में लिखा करें ताकि समझ में आए कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, वीडियो को शेयर जरूर करा करें। और इसकी जगह टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग है 5:30 बजे शाम को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।